हेलो बच्चों, आप सभी को वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 12th क्लास सोशियोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर था, जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना। उसी का जो है हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं, यानी कि ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोग इसका पार्ट 1 एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी नहीं देखे होंगे प्लीज आप लोग पार्ट 1 को पहले देख लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के कहीं से भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है जो कि बहुत मजेदार है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बिल्कुल इसको हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पार्ट 1 में जो है जनसांख्यिकी के बारे में पढ़ चुके थे। जनसांख्यिकी क्या होता है? लोगों का वर्णन, यानी कि आप किसी लोगों के कोई गांव गए, वहां पर आप लोगों ने लोगों के बारे में पता किया। जैसे आपने उनका उम्र पता किया, वहां पर कितना लड़का है कितना लड़की है, उनका एज देखा, बूढ़े लोग कितने हैं, जवान कितने हैं, बच्चे कितने हैं, सारी चीजों को देखा, कौन गरीब है कौन अमीर है। तो ये सारा चीज जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं जनसांख्यिकी के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि डेमोग्राफी के अंतर्गत। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? लोगों का वर्णन। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? लोगों का वर्णन करना। ये मतलब होता है डेमोग्राफी का, यानी कि जनसांख्यिकी का, ठीक है। इसका टोटल 2 प्रकार होता था, जो कि आप सबको पता है। 2 प्रकार होता था, एक है आकारिक जनसांख्यिकी, एक है सामाजिक जनसांख्यिकी, है ना। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। 2 प्रकार के होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट था, देख लीजिएगा। फिर हम लोगों ने ये छोटा छोटा टॉपिक पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने देखा था 2 सिद्धांत दिया था, जिसमें से एक था माल्थस का सिद्धांत। पहला सिद्धांत जो माल्थस का सिद्धांत था, जिसको हम लोग क्या कहते थे? निराशावादी सिद्धांत, है ना। तो प्लीज आप लोग जाकर के वो भी पढ़ लीजिएगा। भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1881 में, याद है कि नहीं? 1881 में भारत में सबसे पहले जनगणना हुई थी, और उनके बाद लगातार आज तक होती रही है। लेकिन 2021 में नहीं हुआ है। हर 10 साल में होता है, लेकिन 2021 में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। अब हमने 2 सिद्धांत आपको बताया था। एक था माल्थस का जनसांख्यिकी वृद्धि का सिद्धांत, जो कि माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत, जिसको हम लोग निराशावादी सिद्धांत कहते हैं। और एक सिद्धांत था जनसांख्यिकी या जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत, जहां पर वर्तमान स्थिति को देख करके उनका फ्यूचर को बताया जाता है। माल्थस का सिद्धांत में क्या था? माल्थस का सिद्धांत में ये था कि जो लोग जनसंख्या जो बढ़ रहा है, तो इसको कंट्रोल करने का एक तरीका है, ये जो बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, ये जो प्राकृतिक आपदा होता है, महामारी होता है, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? तो क्योंकि इससे जनसंख्या कंट्रोल में रहेगा। ये किसका कहना था? माल्थस का कहना था। निराशावादी इसीलिए कहते हैं उसको कि लोग जो बाढ़ आता है वो बिल्कुल सही है, इसीलिए तो इसको निराशावादी कहते हैं। ये उस चीज को सही बोलता था। बाढ़ आना सुखाड़ आना कैसे सही हुआ? लोग तो और गरीब हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको निराशावादी सिद्धांत। और जनसांख्यिकी या जनांकिकी संक्रमण का सिद्धांत क्या होता था? तो इसका मतलब हमने आपको बताया था कि लोगों का वर्तमान स्थिति को देख करके फ्यूचर के बारे में बताया जाए, बताता है ये वाला सिद्धांत, ठीक है। तो दोनों को जो नहीं पढ़े हैं पार्ट 1 में जाके देख लीजिएगा, सारा चीज पढ़ लीजिएगा। आज जो है हम लोग संकल्पनाएं के बारे में पढ़ेंगे। संकल्पनाएं मतलब आप समझ रहे क्या होता है? संकल्पनाएं का मतलब हुआ जैसे कि जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बच्चों हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। जो टोटल देखिए दूसरा जो सिद्धांत था उसका टोटल 3 अवस्था आपको बताए थे, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, ठीक है। तो जाकर के अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए तो आज जो है पार्ट 2 में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही जबरदस्त जो टॉपिक आपका होगा आज का, और आज जो है हम लोग इस लेक्चर को खत्म भी करेंगे। वो है सामान्य संकल्पना एवं संकेतक, यानी कि मृत्यु दर, जन्म दर, ठीक है। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये दर होता क्या है। तो देखिए दर का मतलब होता है स्पीड। आपको कहना कि आपका दर कितना है, आपका स्पीड कितना है, वेलोसिटी, स्पीड, चाल, ये होता है दर। किस स्पीड से जन्म हो रहा है ना। तो दर जिस स्पीड में मृत्यु हो या फिर जिस स्पीड में जन्म हो। अगर मृत्यु होगा तो इसको बोलेंगे मृत्यु दर, अगर स्पीड में जन्म होगा तो इसको बोलेंगे जन्म दर, ठीक है। तो जन्म दर, मृत्यु दर ये समझेंगे, लेकिन इस दर का मतलब क्या हो गया? स्पीड, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं? परसेंटेज में जो है हम लोग वहां पर 100 से 100% में आंकड़ा निकालते हैं, 100% में। लेकिन यहां पर हम लोग 1000% में आंकड़ा निकालेंगे। किसमें? 1000% में, ठीक है। आपको फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा। चलिए अब सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है जन्म दर। जन्म दर क्या होता है? बर्थ रेट। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो बिल्कुल आपको डेफिनेशन को एक जरा सा भी नहीं बदलना है। जो यहां पर लिखा हुआ है वही चीज को हूबहू आपको कॉपी में उतारना, हूबहू। देखिए जन्म दर किसी भी देश में, किसी भी देश में या फिर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, एक वर्ष में, याद रखिएगा कितने वर्ष में? एक वर्ष में। किसी भी देश में, किसी भी क्षेत्र में, एक वर्ष में प्रति हजार, यानी कि प्रत्येक 1000 व्यक्तियों में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। मतलब कोई भी देश है, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र है जहां पर एक साल के अंतर्गत, एक साल के अंदर में, एक साल के बाहर नहीं, कोई भी क्षेत्र है जहां पर एक साल के अंदर में प्रति 1000 व्यक्ति में, प्रति 1000 व्यक्तियों के, 1000 व्यक्तियों पर जो बच्चे जन्म होते हैं और वो जीवित रहना चाहिए,
अब बहुत बच्चा होता है ना कि पैदा होने के बाद कुछ दिन के बाद मर जाता है, बिल्कुल नहीं। 1 साल के अंदर में हम लोग तो देखते हैं 1 वर्ष के अंदर में वो बच्चा जीवित रहना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं जन्मदर। उसी को क्या कहते हैं, यानी कि उसी बच्चों की संख्या, वही जीवित बच्चों की संख्या को हम लोग जन्मदर कहते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जन्मदर निकालने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला भी देख लेना जरूरी है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपको पूछा जाएगा, लेकिन फॉर्मूला होता है, जन्मदर का मतलब होता है जीवित बच्चों की संख्या। ऊपर में क्या लिखते हैं, मैं साफ साफ लिखता हूं, यहां लिखता हूं सबसे बढ़िया, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए जन्मदर का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, जन्मदर का फॉर्मूला होता है जीवित बच्चों की संख्या, ठीक है, जीवित बच्चों की संख्या। स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, इस पे मत जाना कि सर आप इतना गलत क्यों लिखते हैं। जीवित बच्चों की संख्या बाटे टोटल बच्चों की संख्या। टोटल का मतलब होता है कुल, हिंदी ही लिखते हैं, कुल बच्चों की संख्या गुना 1000। 1000 परसेंटेज जब हम लोग निकालते हैं तो गुना करते हैं 100 से। आपको बोलेंगे कि आपका मैट्रिक में कितना रिजल्ट आया था, तो आप क्या कीजिएगा, टोटल अपना नंबर पहले लिखिएगा, नंबर आपका कितना है, मान ले हैं आपको 400 नंबर आया, तो आप क्या कर दिए 400 कर दिए, 400 गुना 100 क्या हो गया, 400 गुना 100 बाटे टोटल नंबर कितना था 500, यानी कि 500 नंबर का एग्जाम हुआ, तो ये हो गया आपका कुल नंबर, ये टोटल जो आपको आया, और ये हो गया परसेंटेज निकालने के लिए। जब आप इसको कटाएंगे तो 0 से 0 गया, 5 से जब इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80%। इसका मतलब 400 नंबर जो आपको आया था तो वो 80% हुआ, यानी कि आपको कितना नंबर आया 80%। तो जब भी हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, मूलधन ब्याज ये सब निकालते हैं, तो वहां पर हम लोग 100 से गुना करते हैं। लेकिन जब हम लोग जन्म दर, मृत्यु दर ये सब निकालते हैं तो यहाँ पर 1000 में गुना करते हैं। ये सिर्फ इसीलिए करते हैं 1000 से, ताकि अगर 1000 से नहीं करेंगे ना तो यहाँ पर 80% आया ना, यहाँ पर 80% नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 0.8%। मतलब 1000 से इसीलिए गुना करना पड़ता है ताकि वो परसेंटेज ज्यादा रहे। अब 0.8% बोलने में दिक्कत होगा, वही 80% बोलने में आसानी होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला में 1000 दिया हुआ है, बस यही बात है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैट्रिक का रिजल्ट आपने निकाला क्या, टोटल जो नंबर आया था गुना 100 बाटे टोटल नंबर से भाग कर दिए, निकल गया। तो ठीक वैसे ही जब जन्मदर आप निकालिएगा तो जन्मदर बराबर होता है जीवित बच्चों की संख्या, यानी कि जितना बच्चा जिंदा है 1 साल के अंदर में, एक एरिया में, किसी क्षेत्र में 1 साल के अंदर में जो बच्चा जिंदा है, बाटे टोटल बच्चों की संख्या, जो बच्चा था यानी कि जो मर गया और जो जिंदा था दोनों नीचे लिखना है, और ऊपर में सिर्फ जिंदा बच्चा को निकला है, गुना 1000। ये हो गया जन्मदर का फॉर्मूला, ये हो गया जन्मदर का फॉर्मूला। तो वही चीज कह रहा है कि किसी भी क्षेत्र में 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों की संख्या को जन्मदर कहते हैं। अब अगला है मृत्यु दर। अब यहां था क्या, जीवित बच्चों की संख्या, तो यहां पर क्या हो जाएगा मृत बच्चों की संख्या, है ना। तो देखिए मृत्यु दर, जिसको कहते हैं इंग्लिश में डेथ रेट, किसी देश या क्षेत्र में 1 वर्ष में, किसी देश या क्षेत्र में 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर निधन हुए बच्चों की संख्या, निधन हुए का मतलब जिन बच्चों की मृत्यु हो गई 1 साल के अंतर्गत, उसी बच्चों को हम लोग कहते हैं मृत्यु दर कि प्रति 1000 व्यक्तियों में। अब इसका भी फॉर्मूला निकालने का बहुत आसान तरीका है, यहाँ जन्मदर है, यहाँ जन्मदर है। चलिए देखिए जन्मदर का ये फॉर्मूला था, अब हम लोग मृत्यु दर का फॉर्मूला निकालते हैं। बहुत आसान होता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, बहुत आसान भी होता है। मृत्यु दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो बच्चा निधन हो चुका था, लिखते हैं जो बच्चा मर चुका है, निधन बच्चों की संख्या बाटे कुल बच्चों की संख्या। कुल में आपका सब आ जाएगा, निधन भी आ जाएगा और मृत्यु बच्चों के भी आ जाएगा, है ना। कुल बच्चों की संख्या गुना 1000 से गुना करते, ठीक है। तो ये हो गया मृत्यु दर का फॉर्मूला, निधन बच्चों की संख्या बाटा कुल बच्चों की संख्या गुना 1000। जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर मृत्यु दर आपका निकल जाएगा। तो ये 1000 का मतलब समझ आएगा ना, हम लोग जो प्रति बार बार बोलते हैं तो वो 1000 इसलिए होता है, ठीक है जी। चलिए तो ये फॉर्मूला आपका समझ गए आप लोग, निधन बच्चों की संख्या, मृत्यु बच्चों की संख्या। डेफिनेशन आपको यही लिखना है एग्जाम में, अगर आपको फॉर्मूला आए तो वो भी लिख दीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, प्राकृतिक वृद्धि दर क्या होता है या जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है। बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बहुत आसान है, समझ में आ रही चीजें। देखो प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या संवृद्धि दर, देखिए प्राकृतिक वृद्धि दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या संवृद्धि दर बोलते हैं। तो कहीं अगर जनसंख्या संवृद्धि दर आ जाएगा तो उसका मतलब समझना है कि ये प्राकृतिक वृद्धि दर ही है। अब प्राकृतिक वृद्धि दर है क्या, देखिए जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर। मान लो एग्जाम्पल के लिए कि 100 बच्चा पैदा हुआ, 100 में से 50 बच्चा मर गया,
100 में से 50 बच्चे, सॉरी यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 100 बच्चा पैदा हुआ, 100 में से जो है 40 बच्चा समझो मर गया। तब अब आपको पूछेंगे कि यहाँ पर आपको निकालना है सबसे पहले जन्म दर। तो जन्म दर जब निकालिएगा तो जन्म दर कितना होगा, या 100 बच्चा था या 40 था, तो 100 में से 60 बच्चा जो जिंदा बचा, इसका परसेंटेज जब निकालिएगा, इसका जब जन्म दर निकालिएगा तो ये होगा 60%। वो फॉर्मूला पर जब आप बैठाइएगा तो ये कितना होगा 60%। अब वहीं पे ये जो 40 बच्चा मर गया था, बोलेगा मृत्यु बच्चों की परसेंटेज निकालें, तो इसका प्रतिशत कितना होगा प्यारे बच्चों, इसका प्रतिशत होगा 40%, है ना, 40%। अच्छा, प्रतिशत को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं ना, लेकिन जैसे ही ये दर में लेते हैं, जन्म दर और मृत्यु दर में, इस तरीके से एक और यहाँ पर बूंदा को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, टोटल नीचे में 2 बूंदा, ऊपर में 1 बूंदा। तो ये जो है परसेंटेज, मतलब परसेंटेज को तो हम लोग सिर्फ डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, ऐसे, लेकिन जब अगर दर निकालेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर में 1, फिर 1 डंडा, फिर नीचे में 2 बिंदु। समझ में आ गया। तो जब हम लोग ने आपको कहा कि जन्म दर निकालिए तो कितना बच्चा मरा था, तो बच्चा टोटल जो मरा था वो है 60। तो 60 में से जब दर निकालेंगे, वो फॉर्मूला जो बताया उससे निकालेंगे तो 60% निकलेगा, और बच्चा जो मरा था वो है 40%, जो पैदा हुआ था वह 60%। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संवृद्धि दर क्या हो गया, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है, मतलब जन्म दर हुआ था 60% और मृत्यु दर हुआ था 20%, तो 40%। जब 60 में 40 को घटा देंगे तो बचेगा कितना, 20%। तो ये 20% जो है वो आपका प्राकृतिक संवृद्धि दर हो गया। समझ में आ गया। तो जो बच्चा जिंदा था, जो बच्चा मर गया, तो जिंदा बच्चा में मरा हुआ बच्चा को, यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर जो था, इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है। बच्चा मान लो 100 पैदा हुआ, 100 में 40 चले गया, तो 100 बच्चा जो पैदा हुआ था, 100 में 40 को घटा देंगे तो ये जो है आपका निकल जाएगा प्राकृतिक वृद्धि दर। सॉरी, 100 में बच्चा मर गया 40, तो पहले बचा कितना, 60 बच्चा, 60 में 40 को घटा देंगे तो बचा 20, ये आपका प्राकृतिक संवृद्धि दर हो गया। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ डिफिनेशन याद रखना है कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर को कहते हैं। जब यह अंतर 0 या कम होता है तब हम यह कह सकते हैं कि जनसंख्या स्थिर हो गई, या फिर इसी को हम लोग प्रतिस्थापन स्तर कहते हैं। कहने का मतलब है जो ये अंतर है, जनसंख्या, जन्म वाला दर और मृत्यु वाला दर, जब ये अंतर जब निकालेंगे, जब माइनस करेंगे, तो अगर ये 0 हो गया, मतलब 0, जैसे 60 में 60 घट गया, अगर 0 हो गया, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे कि जनसंख्या जो है वो स्थिर हो गई है, मतलब वो अब बढ़ नहीं रही है, और इसी को स्थिर को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन स्तर पर पहुंच गई है। तो देखिए, प्रतिस्थापन स्तर का डेफिनेशन क्या होता है, यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जब जितने बूढ़े लोगों की मृत्यु होती है, उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चों का पैदा होता है। कहने का मतलब है, मान लो आपके गांव में 100 बूढ़े थे, तो 100 बूढ़े का मृत्यु हो गया, ठीक है, और उसी गांव में 100 बच्चा पैदा हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100 बच्चे पहले बूढ़े मर गए, फिर उसी के स्थान पर 100 बच्चे आ गए, तो वहां पर तो बिल्कुल जैसे का तैसा रह गया, जैसे को तैसा। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का स्थिर हो गया, ना जनसंख्या बढ़ा ना जनसंख्या घटा। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिस्थापन दर, यानी कि जितने बूढ़े मर गए उसी की जगह पर उतने नए बच्चे आ गए। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं प्रजनन दर क्या होता है प्यारे बच्चों। तो प्रजनन दर का समझ लीजिएगा। देखिए, प्रजनन दर बच्चे पैदा कर सकने की आयु वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। अब बच्चे पैदा कर सकने की आयु वाली, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे पैदा कर सकने की आयु मतलब बच्चे पैदा करने का उम्र। बच्चे पैदा करने का उम्र क्या होता है, 15 से लेकर के 49, है ना। यानी कि कोई भी अगर बच्चा पैदा करता है तो ऐसा थोड़ी कि बच्चे में बच्चा पैदा करता है, बिल्कुल नहीं, उसका एक उम्र होता है। वो उम्र है 15 से लेकर के 49 वर्ष के बीच में ही कोई भी महिला जो है वो बच्चे पैदा करती है। ठीक है, 49 वर्ष की बात भी नहीं, अपवाद में 1-2 हो जाता है, लेकिन 15 से 49 वर्ष माना जाता है कि यही जो है बच्चे पैदा करने की उम्र है। समझ में आ गया। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बच्चे पैदा करने की एज क्या होती है, तो 15 से 49 वर्ष। ठीक है, तो प्रजनन दर का मतलब क्या हो गया कि बच्चा पैदा कर सकने की आयु वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। अब ये जो 1000 लिया गया है तो वो फिर से वही मल्टीप्लाई करने के लिए लिया गया है, समझ गए। तो प्रति 1000 स्त्री, यानी कि 1000 स्त्री औरत के पीछे जो बच्चे जीवित हैं, जीवित जन्मे बच्चे, यानी कि जो जिंदा बच्चा है, जो मर गया, पैदा होते होते मर गया, वो नहीं, जो जिंदा बच्चा है उसी को हम लोग प्रजनन दर कहते हैं। तो डेफिनेशन को याद रखिएगा, हो सके तो इनको 2-3 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन को बिल्कुल भी नहीं बदलिएगा प्लीज, नहीं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। कभी कभी आप लोग डेफिनेशन को बदल देते हैं मीनिंग, ये डेफिनेशन को नहीं बदलिएगा। आप लिखना है बच्चे पैदा कर सकने की आयु वाली प्रति 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या। ये आपका एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। अब शिशु मृत्यु दर क्या होता है भाई, तो देखिए, जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत बच्चों की संख्या। बहुत आसान है, देखो, मान लो जीवित बच्चा पैदा हुआ 1000, जीवित बच्चा कितना पैदा हुआ 1000, यानी कि 1000 बच्चा पैदा हुआ, उस 1000 में 1 साल के अंतर्गत जितने भी बच्चे मर जाते हैं
ये जो है शिशु मृत्यु दर कहलाते हैं। मान लो एक वर्ष के अंदर में 1000 बच्चा पैदा हुआ, 1000 बच्चा पैदा होने के बाद उसी साल में फिर कुछ कुछ बच्चे मर गया, 10-15, तो बच्चा जो मर गया उसी को हम लोग शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो वही जीवित पैदा हुए 100 बच्चों में 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में 1 साल के अंदर में 1 वर्ष ही होना चाहिए, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 1 वर्ष, उसी को शिशु बोलते हैं। 1 वर्ष से पहले या फिर 1 वर्ष के अंदर में जो मृत बच्चों की संख्या उसी को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो ये जो 3-4 चीज आपको बताए, सबसे पहले जन्म दर, फिर मृत्यु दर, फिर आपका प्राकृतिक वृद्धि दर जो कि जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है, फिर प्रतिस्थापन स्तर जो कि स्थिर हो जाता है उसी को कहते हैं प्रजनन दर, 100 स्त्रियों की इकाई में पीछे जन्मे बच्चों की संख्या, शिशु मृत्यु दर, उसके बाद देखा मातृ मृत्यु दर। तो ये सारा जो डिफिनेशन है आपको जैसे लिखा हुआ वैसे ही पढ़ना है, वैसे ही लिखना है, वैसे ही याद करना है, और पीडीएफ जो ले लिए वो ऐप में जाके ले लीजिएगा। अब मातृ मृत्यु दर क्या होता है? मात्रा का मतलब क्या होता है? माता, है ना, माता, यानी कि जो माताओं की मृत्यु हो जाती है। देखिए बच्चों की अगर जब भी जन्म होता है, जब भी डिलीवरी होता है, तो 2 ही चीज होता है, या तो माँ की जान चली जाती है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी जान चली जाती है। तो जब बच्चे की जान चली जाती है तो उसको बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। अगर माओ की जान चली जाती है, माताओं की जान चली जाती है, तो उसको बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। ठीक है, तो ये क्या होता है? 1000 शिशु के जन्म होने पर जन्म देकर मरने वाली महिलाओं की संख्या, यानी कि 1000 बच्चे को जन्म दिया, उसी बच्चों के पीछे जन्म देकर, जन्म देने के बाद, यानी कि टोटल 1000 जो जन्म दिया, 1000 बच्चा के जन्म देने के बाद कितनी महिलाएं मरी 1 वर्ष के अंदर में, यहाँ पर वो साल वगैरह नहीं है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मातृ मृत्यु दर। ठीक है, शिशु मृत्यु एवं मातृ मृत्यु की ऊंची दरें निस्संदेह पिछड़ेपन और गरीबी का सूचक है। यानी कि अगर आप देखते हैं कि कहीं ज्यादा बच्चा पैदा होता है और फिर मर जाता है, यानी कि ज्यादा बच्चा अगर मरता है, या फिर कहीं कहीं पे देखते हैं ज्यादा माताओं की मृत्यु होती है बच्चे डिलीवरी करते वक्त, तो ये ज्यादातर कहाँ पर होता है? इसकी जो दरें हैं वो ज्यादातर कहाँ पर होता है प्यारे बच्चों? पिछड़ेपन में, यानी कि जिस गाँव में जहाँ पर पिछड़ेपन है, जहाँ के लोग बहुत ही पीछे हैं, बहुत ही गरीब हैं। ठीक है, तो ये जो शिशु दर और मृत्यु दर अगर कहीं पे ज्यादा होगा तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहां पर जो गरीबी है वो बहुत ज्यादा है, वहां पर जो पिछड़ापन है वो ज्यादा है। क्योंकि पिछड़ापन, गरीबी है, इसीलिए ज्यादा मृत्यु होता है। अब बोलेगा कैसे सर? भाई तो वहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं होगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, बहुत तरह की उनके साथ प्रॉब्लम होगी। समझ में आ गया आप लोगों को जी? चलिए, तो ये शिशु मृत्यु दर, ये हो गया मातृ मृत्यु दर। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है टॉपिक। ठीक है, और देखिए, और जैसे जैसे समाज विकास की ओर अग्रसर होता है तो ये दरें तेजी से घटने लगती है, क्योंकि तब चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा, जागरूकता, विकास के साथ साथ बढ़ती रहती है। यानी कि पहले जो गरीबी होगा, पिछड़ापन होगा, तो वहां पर जो माताओं की मृत्यु है, बच्चों की मृत्यु है, पैदा होते ही तुरंत हो जाता है, तो वो ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही अगर ये दरें तेजी होगी, मतलब जैसे ही विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, उनके पास पैसा होगा, वो पढ़े लिखे होंगे, वो जागरूकता होंगे, उनके पास सुविधाएं हर तरह का होगा, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल हो, हर तरह का सुविधा होगा। तो इससे क्या होगा? मेडिकल का सुविधा होगा, हॉस्पिटल का सुविधा होगा, तो ऑटोमेटिक बात है कि बच्चे कम मरेंगे, माताएं भी कम मरेंगी। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि ये दरें जो है वो तेजी से घट सकती है। कौन सा दर? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर। ये जो परसेंटेज है, वो मरने की जो संख्या वो घट सकती है, तभी घट सकती है जब ये सारा चीज होगा, सुविधा, शिक्षा, जागरूकता, ये सारा चीज होंगे। ठीक है, चलिए, अब प्रवास के बारे में तो आपको बताए थे। प्रवास क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह जाना, है ना, चाहे वो घर छोड़ के चले गया, जिस भी तरीके, देख लीजिए, व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं, है ना। प्रवास मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई, एक अस्थाई, एक मौसमी। अब ये तीनों का अलग अलग मतलब होता है। देखिए, व्यक्ति कोई कमाने के लिए जाता है, वो भी प्रवास है, कोई अगर घर यहाँ छोड़ के कहीं और चले गया, वो भी प्रवास है, और कोई किसी मजबूरी की वजह से गया, वो भी प्रवास है। तो पहला जो अस्थाई है, अस्थाई का मतलब होता है परमानेंट। परमानेंट का मतलब होता है हमेशा, यानी कि कोई जो है अपना शहर को, अपना घर को, अपना गांव को, मान लो एक गांव से वो दूसरे जगह, एक कस्बा से दूसरे जगह जाके बस गया हमेशा के लिए, तो वो भी प्रवास है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह गया, है ना, उसी को प्रवास कहते हैं। एक अस्थाई, मान लेते कोई आदमी है जो कि 5 साल के लिए गया, फिर वापस आ गया, तो 5 साल तक तो वो वहां पर नहीं था ना, तो इसको भी प्रवास ही कहेंगे। ठीक है, और अगला है मौसमी। मौसमी का मतलब, मान लो कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे सुखाड़ आ गया, कहीं पे क्लाइमेट चेंज हो गया, कहीं पे अब सिर्फ ठंडा ही पड़ रही है, उसको ठंडा में रहा ही नहीं जा रहा है, तो मौसम के बदलने की वजह से भी लोग जो है प्रवास करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो ये प्रवास 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों ने डेफिनेशन को देख लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात को ही हम लोग कहते हैं स्त्री और पुरुष अनुपात। ठीक है, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं सेक्स रेशियो। लिंगानुपात, लिंगानुपात, स्त्री पुरुष अनुपात। हम लोग बोलते हैं ना कि पर 1000 लड़कों में यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या है वो कितना है? 945। ऐसा बोलते हैं ना कि भारत में जो है अगर 1000 लड़का पैदा होता है, तो वहां पर भारत में जो लड़कियों, अगर 1000
लड़का पैदा होता है तो लड़कियां कितनी पैदा होती है, तो लड़कियां जो है वो 945 पैदा होती है। ये भारत का रेशियो है। तो यही है आज लिंगानुपात, इसी के बारे में भी पढ़ेंगे। हम लोग जो बार बार सुनते हैं कि यहाँ पर जो है लड़की कम पैदा होता है, लड़का ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, लेकिन बाद में फिर रिजल्ट उल्टा हो जाता है। फिर लड़कियां जो है वो बढ़ जाती है और लड़का जो है वो कम हो जाता है, जबकि पैदा ज़्यादा लड़का हुआ है लेकिन ज़्यादा संख्या लड़की का है। कैसे, वो समझिए। अभी देखिए, आपको बताएंगे, सारी चीज़ें समझाएंगे। देखो, सबसे पहले देखो लिंगानुपात, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री पुरुष अनुपात। तो अगर स्त्री पुरुष अनुपात पूछे, लिंगानुपात पूछे, दोनों एक ही चीज है। देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के दौरान, किसी विशेष क्षेत्र में यानी कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में एक निश्चित अवधि में, एक वर्ष के लिए मान लीजिए, है ना, एक वर्ष के लिए मान लीजिए, ये मान लीजिए किसी देश के लिए, है ना, किसी देश में एक निश्चित अवधि के लिए यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, कहने का मतलब है 1000 पुरुष जो पैदा हुआ किसी देश में, किसी क्षेत्र में, एक साल के अंदर में जो 1000 लड़का पैदा हुआ, तो 1000 लड़का के पीछे कितनी लड़कियों पैदा हुई। एक साल के अंदर में एक क्षेत्र में अगर 1000 लड़का पैदा हुआ तो जितना देर में ये 1000 लड़का पैदा हुआ उतना देर में लड़की कितना पैदा हुई। क्या वो 1011 पैदा हो गया, या क्या वो 2000 पैदा हो गया, या क्या वो 900 पैदा हो गया। समझ रहे हैं हम जो कह रहे हैं। मान लो आप कोई देश में गए, वहां पर आपके सामने में 1000 बच्चा जो है पैदा हो रहा है, ठीक है। अब आपने देखा कि हम मात्र 1 घंटा के लिए रुकेंगे, हमको देखना है 1 घंटा में 500 लड़का पूरना चाहिए, 500 लड़का, ठीक है। चलिए हम इंतजार कर रहे हैं, 1 घंटा हो गया, 500 लड़का पैदा हो गया। अब 500 लड़का जितना देर में पैदा हुआ 1 घंटा के अंदर, अब उसी समय के अंदर कितना लड़कियां उधर पैदा हो गया उसको देखना है। हो सकता है वो 400 हो, या हो सकता है वो 600 हो, ज्यादा भी हो, कम भी हो। तो वही चीज कहा जा रहा है कि किसी क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में यानी कि एक वर्ष में प्रति 1000 पुरुषों के पीछे, यानी कि जब तक 1000 लड़का पैदा हुआ तब तक कितना लड़कियां पैदा हुई। 1000 लड़का को पैदा होने में जितना समय लगा, यानी कि 1 साल लगा, मान लो 1 साल में 1000 लड़का पैदा हुआ, तो उसी साल में कितना लड़कियां पैदा हुई। 1100 भी हो सकता है, 1200 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। 1000 लड़की हुआ तो हो सकता है 10,000 लड़का हुआ तो हो सकता है 10,000 लड़की हो जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को डेफिनेशन। ये वही मतलब है कि किसी क्षेत्र में एक वर्ष के अंदर में 1000 पुरुषों के पीछे लड़कियों की संख्या कितनी है, उसी को हम लोग कहते हैं लिंगानुपात, उसी को कहते हैं स्त्री अनुपात, स्त्री पुरुष अनुपात, ठीक है। देखो, पूरे दुनिया में ज्यादातर देशों की स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। यानी कि पूरी दुनिया में अगर बात करेंगे हम लोग, पूरी दुनिया की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ज्यादातर देशों में जो है स्त्रियों की जो संख्या है वो पुरुषों से यानी कि लड़कों से ज्यादा है। जबकि कुदरती तौर पर मादा बच्चों की तुलना में नर बच्चे कुछ ज्यादा पैदा होते हैं। समझिए, ज्यादा संख्या किसकी है, स्त्रियों की, यानी कि यहां पर लिख देते हैं ज्यादा संख्या जो है वो है लड़कियों की। लड़की की जो संख्या है वो क्या है, ज्यादा है अगर आप गिनिएगा तो। लेकिन पैदा ज्यादा कौन होता, पैदा जो है वो ज्यादा लड़का होता। अब आप बोलिए कि सर जब लड़का ज्यादा पैदा होता है, भाई जब लड़का मान लो 1000 पैदा हुआ, लड़की 900 पैदा हुआ, तो लड़की कम होगा ना। नहीं नहीं, इसलिए इसके पीछे कारण ये है कि जो लड़के हैं वो मृत्यु दर उनका ज्यादा होता है, इम्यूनिटी पावर उसका कम होता है। लड़के बाहर गए मर गया, एक्सीडेंट से मर गया, कोई काम कर रहा था ऊपर से गिर गया, तो मरने की जो संख्या है वो लड़कों की ज्यादा होती है। लड़कियों की मरने की संख्या कम होती है क्योंकि वो घर में रहती है ज्यादातर, है ना। इसलिए कह रहा है कि पूरे दुनिया में ज्यादातर देशों में स्त्रियों की संख्या जो है वो पुरुषों की संख्या से ज्यादा है। जबकि कुदरती तौर पर अगर देखेंगे तो मादा बच्चों की तुलना में जो नर बच्चे हैं यानी कि जो लड़के हैं वो ज्यादा पैदा होते हैं लड़कियों की तुलना में। लेकिन संख्या ज्यादा किसका है, लड़कियों का। पैदा कौन होता है, लड़के। क्यों होते हैं, हमने आपको वो चीज बता दी, क्योंकि मृत ज्यादा होते हैं लड़के। हर जगह काम करने जाते हैं, एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया, कहीं गया वहां पर बीमारी पकड़ लिया, ठीक है। प्रति 1000 नर बच्चों के पीछे मोटे तौर पर 943 से 952 तक मादा बच्चे पैदा होते हैं। और यहाँ कहा जा रहा है कि एक साल के अंदर में एक क्षेत्र में अगर 1000 बच्चा पैदा होता है तो मोटे मोटे तौर पर जो लड़की है वो 943 पैदा होती है, 943 से 952, याद रखिएगा। यानी कि अगर इधर 1000 लड़का पैदा होगा तो लड़की कितना पैदा होगी, 943 से 952, यानी कि लगभग अगर 952 भी पैदा होता है तो 48 लड़की जो है कम होती है। समझ में आ गया। एक वर्ष के अंदर में अगर 1000 लड़का पैदा होता है तो लड़की जो है वो 943 से 52 के बीच में ही पैदा होती है, ठीक है। अब इसके पीछे 2 कारण है प्यारे बच्चों। 2 कारण क्या क्या है, देखिए। पहला 2 कारण है पैदा होने के पीछे, इस तरह का सिस्टम होने के पीछे कि लड़कियां आखिर पैदा कम होती तब भी लड़कियां ज्यादा क्यों है। तो एक तो हम वो कारण बता ही आपको कि मरने की ज्यादा संख्या लड़का की है। दूसरा यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों कारण जो कि किताबी है, लिखना यही है एग्जाम में आपको। पहला कारण ये है यह कि शैशवावस्था में बालिका शिशुओं में बालक शिशुओं की अपेक्षा रोग के प्रतिरोधक की क्षमता अधिक होती है। कहने का मतलब क्या हो गया, लड़कियों में जो प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरोधक क्षमता का मतलब कोई बीमारी अगर लड़की को होने वाला होगा ना तो उस बीमारी को लड़ने के लिए जो शक्ति है लड़कियों के अंदर ज्यादा
है ना। आप देखिएगा लड़कियां कितना भी बीमार रहती है तब भी काम वगैरह कर लेती है, लेकिन लड़के जब बीमार पड़ते हैं वो एक बैग सीरियस हो जाता है। तो लड़कियों के अंदर जो है ना बीमारी से लड़ने की ताकत, इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता ये बहुत ज्यादा होती है। ये पहला कारण ये है जिसकी वजह से जो लड़की है वो कम मरती है, मृत्यु कम होती है। दूसरा, ज्यादातर समाजों में स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक वर्षों तक जीवित रहती है, और ज्यादातर समाजों में जो स्त्री है वो पुरुषों से ज्यादा दिन तक जीवित रहती है। इसलिए बूढ़ी स्त्रियों की संख्या बूढ़े पुरुषों से अधिक है। और इसीलिए जब आप देखेंगे बूढ़ी औरतों को, तो बूढ़ी औरत अगर आपको एक गांव में 100 मिल जाएगा, 100 अगर बूढ़ी औरत मिल जाएगा, तो जो बूढ़ा पुरुष है वो आपको 85 मिलेगा। कहने का मतलब है जो स्त्रियों की जीने की उम्र है वो ज्यादा है लड़कों की तुलना में। समझ में आ गया। अब कहीं कहीं पे लड़कियां भी जल्दी मर जाती है, बूढ़ी औरत भी जल्दी मर जाती है, कहीं कहीं पे पुरुष बहुत ज्यादा बड़ा होते हैं तब भी नहीं मरते हैं, कहीं कहीं पे स्त्रियां कम मरती है, लड़का ज्यादा मरते हैं। तो अपवाद हर जगह होता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है। पहला तो लड़की के अंदर इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी से वो लड़ जाता है। लड़के के अंदर वो उतना बड़ा क्षमता नहीं होता लड़कियों की तुलना में, जिससे वो लड़ नहीं पाती है। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि जो स्त्री है वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है पुरुषों के कंपेरिजन में। ये दोनों कारण है, ठीक है। तो यही दो कारणों के वजह से आज प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या मोटे तौर पर 1050 के आसपास होती है। समझ गए। जब पैदा हुआ था तो लड़का पैदा हुआ था 1000 और लड़की पैदा हुआ कितना, 945 से लेकर के 52 के बीच में, ठीक है। मान लेते हैं 950, मान लेते हैं कि जो लड़की जो पैदा हुआ 950, यानी कि लड़का पैदा हुआ 1000 तो लड़की पैदा हुई 950, है कि नहीं। लेकिन जब जनसंख्या को गिना गया ओवरऑल, तो लड़कों की संख्या हो गई 1000, लड़कों की संख्या हो गई 1000 और लड़कियों की संख्या हो गई 1050, यानी कि और 100 ज्यादा लड़का लड़की और बढ़ गया, 50 बढ़ गया, जबकि पहले 50 कम था। इसका मतलब 100 का अंतर हो गया, 100 का अंतर। समझ गए आप चीजों को। यानी कि लड़कियां जो है वो इस बाद में जिंदा ज्यादा रहती है, पैदा तो कम होती है लेकिन वो जीवित ज्यादा देर तक रहती है, इसीलिए लड़कों से ज्यादा उन लोगों की संख्या है। समझ में आ गया। देखिए, चीन, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों में स्त्री पुरुष अनुपात घटता जा रहा है, क्योंकि आज स्त्री की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। ये तो आप समझ गए कि 1000 पुरुषों में जो संख्या है मोटे तौर पर कितना, 1050, यानी कि अगर आप काउंटिंग करेंगे किसी भी गांव में किसी भी क्षेत्र में, तो एक साल के अंदर में दिखेगा कि लड़का जो है 1000 ही रहता है, लेकिन लड़की 1050 हो जाती है, क्योंकि लड़का ज्यादा मृत्यु होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है। लेकिन ये लाइन क्या कहता है कि चीन, दक्षिण कोरिया और भारत भी है अपना, यहाँ पर अगर देखिएगा तो लड़की जो है वो बहुत कम है लड़कों के तुलना में। लड़का अगर 1000 है तो लड़की मात्र 945, कोई राज्य में 800, 850, 900 है। अब समझिए 1000 लड़का है, 900 लड़की है, अब शादी कैसे होगा बताओ। क्या कोई ऐसा है कि दो लड़का एक लड़की को शादी करेगा? बिल्कुल नहीं। ये हो सकता था कि लड़की अगर 1100 हो जाती थी तो एक लड़का दो लड़की को शादी कर सकता है, लेकिन ये नेचर तो नहीं है ना कि कोई लड़की दो लड़का से शादी करे। बिल्कुल ऐसा नेचर नहीं है। हम लोगों का समाज इतना भी खराब नहीं है अंग्रेजों के जैसा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस तरह का प्रॉब्लम है आज इंडिया के साथ। क्यों ऐसा प्रॉब्लम है? तो क्योंकि हम लोग जो है ज्यादातर बेटों को तरजीह देते हैं, महत्व जो है वो ज्यादा लड़कों को देते हैं लड़कियों की तुलना में। हर जगह लड़का को ही आगे भेजते हैं, हर जगह। लड़कियां अगर पैदा होती है तो उनको जन्म होने से पहले ही मार देते हैं, या थोड़ा बड़ा होने के बाद मार देते हैं, पेट में ही उनको मार देते हैं। ऐसे ऐसे तकनीकी आ गई, ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से हम लोग उनको जिंदा मार देते हैं। समझ में आ गया। तो वही है कि चीन, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों में स्त्री पुरुष अनुपात घटता जा रहा है, और आज स्त्री की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जो कि हमने आपको बताया। चलिए अब देखिए, किसी भी क्षेत्र की संपूर्ण जनसंख्या को 3 आयु वर्गों में विभाजित किया जाता है। यानी कि कोई भी क्षेत्र है जहां पर आयु वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी लोग है 0 से लेकर के 70 साल तक कोई आदमी जीता है ना। तो 3 आयु वर्ग में बांटा जाता है। सबसे पहला है बाल आयु वर्ग। बाल आयु वर्ग किसको कहते हैं? तो 0 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को, 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को हम लोग कहते हैं बाल आयु वर्ग, और इसी को हम लोग प्राश्रित वर्ग भी कहते हैं। प्राश्रित वर्ग का मतलब होता है डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है बताते हैं। देखो, डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर। डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर। निर्भर का मतलब क्या हो गया? यानी कि 0 से लेकर के 14 साल का जो बच्चा होता है, 14 साल का बच्चा जो होता है वो निर्भर ही होता है ना। जब वो अपने से पैसा थोड़ी कमाता है, चाहे वो पढ़ाई करता हो, चाहे वो खर्च करता हो, चाहे वो कोई काम करता हो, स्कूल जाता हो, कुछ भी करता हो, तो सब किसी के लिए पैसा किससे मांगेगा? गार्जियन से मांगेगा, किसी से भी मांगेगा ही मांगेगा, वो तो खुद नहीं कमाएगा। तो इसी को हम लोग प्राश्रित वर्ग कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट रहता है, निर्भर रहता है। निर्भर किस पर रहता है? तो ये युवा वर्ग पर रहता है, ठीक है। तो युवा आयु वर्ग जो है 15 से लेकर के 64 वर्ष के लोगों को हम लोग युवा आयु वर्ग कहते हैं। याद रखिएगा,
बाल आयु वर्ग किसको कहते हैं? तो बाल आयु वर्ग, बाल का मतलब बच्चा, तो बच्चा आयु वर्ग जो है 0 से लेकर के 14 साल के बच्चों को कहते हैं। और इसी को हम लोग पराश्रित वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट है। पराश्रित का मतलब होता है दूसरे पर आश्रित होना, दूसरे पर निर्भर होना। दूसरा है युवा आयु वर्ग, जो कि 15 से लेकर के 64 साल के लड़कों को लड़कियों को कहते हैं। 15 से लेकर के 64 साल के लड़कों लड़की दोनों यहाँ पर आएगा आपका, ठीक है। इसी को हम लोग कार्यशील वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये काम करता है, चाहे जॉब करता हो, चाहे किसी भी तरह का पैसा कमाता है। बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग तो नहीं कर रहे होंगे, आप लोगों में भी बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम करता है इस एज में आकर के, ठीक है, इस एज में आकर के काम करता है। ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जो कि इस उम्र में आके काम करता है, 15 से 64 वर्ष के उम्र में आके काम करता है, इसलिए इसको कार्यशील वर्ग भी कहते हैं, ठीक है। तीसरा है वृद्ध आयु वर्ग, जो कि 64 से ऊपर, पराश्रित वर्ग जो कि 64 साल से ऊपर के लोगों को कहते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं। तो किसी क्षेत्र के संपूर्ण जैसे कि 3 आयु वर्ग में बांटते हैं। बाल आयु वर्ग, इसको पराश्रित वर्ग भी कहते हैं, और जो वृद्ध आयु वर्ग है, जो बूढ़े लोग हैं, उनको भी पराश्रित वर्ग कहते हैं, क्योंकि 64 साल के बाद भी अब वो लोग कोई काम नहीं कर पाता, बीमारी हो जाता है, किसी भी तरह का समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से ये लोग भी इसी पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको भी पराश्रित वर्ग कहेंगे। तो ये भी पराश्रित वर्ग इस पर डिपेंड, ये भी इस पर, यानी कि ये दोनों लोग इसी पर निर्भर रहता है, इसी के पास पैसा मांगता है खर्च करने के लिए, जो भी चीज है, ये बीमार पड़ जाता है तो यही पैसा देता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कार्यशील, ये है पराश्रित, ये है पराश्रित। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिएगा पराश्रितता अनुपात किसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, ये भी कॉन्सेप्ट है। देखो, पराश्रित का मतलब बताया दूसरों पर निर्भर, है ना, यानी कि जो दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है। तो दूसरे पर डिपेंडेंट कौन रहता है? छोटे बच्चे जो 15 साल से कम हो, और जो 64 साल से ऊपर हो, यानी कि जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं, क्योंकि भाई ऑलरेडी वो बीमार वगैरह रहता है, उस उम्र में जाके काम नहीं कर पाता, तो उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे पराश्रित वर्ग। समझ गया? कार्यशील, जिसमें युवा लोग आ जाते हैं। अब देखिए पराश्रितता अनुपात क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पराश्रित अनुपात 15 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम में कौन आ गया? बच्चे आ गए। 15 वर्ष से कम में कौन आ गए? बच्चे आ गए, ठीक है। 64 वर्ष से अधिक, 64 वर्ष से अधिक कौन आ गए? बूढ़े आ गए। 64 वर्ष से अधिक कौन आ गए? बूढ़ा, ठीक है। इन लोगों की संख्या को जब हम लोग 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों की संख्या से, यानी कि ये आ गए युवा लोगों से, ध्यान से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है कि पराश्रितता अनुपात उसे कहते हैं जहां पर 15 वर्ष से कम, जहां पर 15 वर्ष से कम हो, 64 वर्ष से ज्यादा लोग हो। 15 वर्ष से कम मानी कि बच्चे प्लस 64 वर्ष से अधिक लोगों की संख्या, 64 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं बूढ़ा, जो कि 64 वर्ष से ऊपर होता है, उनकी संख्या को मिला देंगे और ये 15 से 64 वर्ग के बीच में, यानी कि जो युवा लोग होते हैं, उनकी संख्या से भाग दे देंगे, तो इसी को हम लोग कहते हैं पराश्रितता अनुपात, और ये जो है आपस में बराबर होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर, जैसे ऊपर में हमने क्या बोला कि बच्चों और बूढ़ों की संख्या भागा युवा, यानी कि जो जवानों की संख्या, इस तरीके से भागा देंगे, तो इसका जो अनुपात निकलेगा, जो रेशियो निकलेगा, वो उसी को हम लोग कहेंगे पराश्रितता अनुपात, ठीक है। मान लेते हैं टोटल बच्चों की संख्या है 10, बूढ़ों की भी संख्या है 10, ठीक है, और युवा लोगों की जो संख्या है मान लेते हैं वो है 40, यानी कि टोटल जो जवान लोग हैं 15 से 64 साल के बीच में टोटल कितना लोग आते हैं? 40 लोग आते हैं। और इसमें जो बच्चे हैं वो कितने आते हैं? 10, और इसमें जो बूढ़े हैं वो कितने आते हैं? 10। तो 10 बच्चा हो गया, 10 बूढ़ा हो गया, इसकी संख्या को जोड़ देंगे, बाटे जो टोटल जो संख्या है, टोटल संख्या किसका? जवानों का, जो कि 15 से 64 वर्ष के बीच में आता है। तो इस संख्या को जब हम लोग जोड़ देंगे तो यहाँ पर 10 और 10 हो गया 20, बाटा नीचे में हो गया 40, 0 से 0 खत्म। ये अनुपात निकल गया आपका 2 अनुपात, ये अनुपात आपका निकल गया प्यारे बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए 20 40, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिखेंगे 2 अनुपात 4, इसी को निकलेंगे 1 अनुपात 2। 1 अनुपात 2 जो है ये आपका निकल गया क्या? 1 अनुपात 2 जो है वो निकल गया पराश्रितता अनुपात, यानी कि इसमें से 1 जो है वो किसको बताता है? बच्चे और बूढ़ों की संख्या को, और 2 जो है वो है जवानों की संख्या को। समझ में आ गया आपको? ये है पराश्रितता अनुपात, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़े, आगे देखिए अगला जो है पराश्रितता अनुपात, मतलब वही होता है जो कि हमने बताया। अब पराश्रित वर्ग में जैसे बताया ना, पराश्रित वर्ग में कौन लोग आते हैं? तो जो दूसरों पर निर्भर हो पैसे लेने के लिए किसी भी कारणवश, जैसे बच्चे जो होते हैं 14 से लेकर के 15 वर्ष से कम के जो बच्चे होते हैं वो भी निर्भर रहता है युवा वर्ग पर, और जो 64 वर्ष से अधिक जो दादाजी लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो भी निर्भर रहता है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे पराश्रित वर्ग, ठीक है। और कार्यशील वर्ग में कौन आ जाएगा? तो 15 से लेकर के 64 साल के बीच में, 15 से 64 साल के बीच में, इसी को बोलेंगे हम लोग कार्यशील वर्ग। तो जवान लोगों को, यानी कि युवा लोगों को कार्यशील वर्ग बोलेंगे। आप लोग अभी क्या हो गए? कार्यशील वर्ग हो गए ना, क्योंकि आप लोग इंटर में है अभी, है ना। 15 साल से कम जो 9-8 क्लास में है वो बच्चे को क्या बोलेंगे हम लोग? पराश्रित वर्ग। और 64 साल से ऊपर में जो बूढ़े लोग हैं, दादाजी लोग, उनको भी बोलेंगे, लेकिन 64 साल से ऊपर होना चाहिए, उसको भी बोलेंगे बूढ़े लोग, पराश्रित वर्ग, ठीक है।
अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझिए, बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात और गिरता हुआ पराश्रितता अनुपात। पराश्रितता अनुपात तो आप समझ गए, पराश्रितता अनुपात क्या होता है, तो बूढ़ों की संख्या प्लस बच्चों की संख्या डिवाइड जब करेंगे टोटल लोगों की संख्या जवानों की संख्या से, तो ये आपस में बराबर होता है। तो ठीक वैसे ही अब ये कह रहा है कि बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात, अगर पराश्रितता अनुपात बढ़ेगा तो क्या दिक्कत है वो देखते हैं। देखो, यह उन देशों में चिंता का कारण बन सकता है जहां जनता बुढ़ापे की समस्या से जूझ रही होती है, क्योंकि वहां आश्रितों की संख्या बढ़ जाने से कार्यशील आयु वाले लोगों पर बोझ बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है अगर ये पराश्रितता अनुपात बढ़ेगा, अगर ये पराश्रितता अनुपात बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, जो बूढ़े लोगों की संख्या है वो बढ़ेगा, बूढ़े लोग जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। बूढ़े लोग जब बढ़ेगा प्यारे बच्चों, आप बताइए अगर दादाजी लोग बढ़ेंगे, बूढ़े लोग बढ़ेंगे तो इससे वो तो काम नहीं कर पाता, वो तो निर्भर है युवा लोगों पर। तो इससे परेशानी किसकी होगी, युवा लोगों की, जो जवान लोग हैं। क्योंकि भाई मान ले पहले एक बूढ़ा था अब दो बूढ़ा हो गया, तो पहले उसके पीछे 1000 खर्चा होता था, अब 2000 होगा, तो हम लोगों पर निर्भर हो गया, जवान लोगों पर। अब बूढ़ा लोगों को दिक्कत होगा। तो वही चीज कह रहा है, अगर किसी देश में पराश्रितता अनुपात बढ़ रहा है, यानी कि बूढ़ों की संख्या बढ़ रहा है ना, उस देशों का चिंता का कारण है। अगर कहीं पे ये संख्या बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि ये बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है, और बूढ़ों की संख्या जब बढ़ेगी तो इसका मतलब हुआ कि जो कार्यशील आयु वर्ग के लोग हैं उनको दिक्कत होगा। ठीक है, और बच्चों की संख्या बढ़ने से भी इनको दिक्कत होगा, बच्चों को भी बूढ़ों को भी, दोनों। लेकिन यहाँ पर बूढ़ा का नाम लेते हैं, बच्चों तो बाद में जवान हो जाता है फिर कमाने लग जाता है। लेकिन डेफिनेशन ऐसा सही होगा कि जहां पर भी बच्चों और बूढ़ों की संख्या बढ़ती है तो दिक्कत किसको होगा, कार्यशील आयु वाले को होगा, है ना, क्योंकि भाई ज्यादा पैसे मांगे इनके पास। और इसी को हम लोग कहते हैं बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात। तो बढ़ता हुआ पराश्रितता अनुपात मतलब समझ गए, जहां पर बच्चों बूढ़ों की संख्या बढ़े। अब गिरता हुआ पराश्रितता अनुपात मतलब उसका उल्टा, यह आर्थिक वृद्धि का स्रोत बन जाता है, क्योंकि वहां कार्यशील लोगों का अनुपात कम ना करने वालों की संख्या में ज्यादा बड़ा होता है। कहने का मतलब है कि जो कार्यशील लोग है, जो काम करता है, कार्यशील वर्ग मतलब जवान लोग 15 से लेकर के 64 साल के बीच में जिनकी उम्र आती है, तो इन लोगों का जो आयु है, ये लोग जो है वो ज्यादा होता है। तो वही चीज कह रहा है कि यह आर्थिक वृद्धि का स्रोत बन जाता है। आर्थिक वृद्धि का मतलब वही आर्थिक विकास, यानी कि ये डेवलप करता है, क्योंकि वहां कार्यशील लोगों का जो अनुपात है वो कम ना होकर के, ये आपका कम लिखा हुआ है, कम ना होकर के कम ना करने वालों की संख्या में ज्यादा बड़ा होता है। समझ में आ गया आपको को, ये चीज तो अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ना, कि बढ़ता हुआ गिरता हुआ क्या, बढ़ता हुआ में बूढ़ों की संख्या बढ़ती है, बच्चों की संख्या बढ़ती है, और गिरता हुआ का मतलब हुआ कि बूढ़ों की संख्या बच्चों की संख्या घटती है। और जब बूढ़ों और बच्चों की संख्या घटेगी तो इसका मतलब क्या है, ये बढ़ रहा है ना। अब देखो दोनों बराबर है, अब बूढ़ों की संख्या घट रही है, इसका मतलब ये ऊपर है तो ये बढ़ गया। अगर ये बूढ़ों की संख्या बढ़ जाती तो फिर ये मतलब घट हो गया, ये कम हो गया, है कि नहीं। तो ये बढ़े घटे, ये ऊपर जाएगा तो ये घट जाएगा, अगर ये बराबर तो बराबर, फिर ये घट जाएगा तो ये मतलब बढ़ जाएगा, वही चीज है। तो बूढ़ों की संख्या अगर बढ़े, भाई बार बार नहीं, आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिए। ठीक है, इसी को जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। और ये जो गिरता हुआ पराश्रितता अनुपात है, इसी को हम लोग जनसांख्यिकीय लाभांश कहते हैं। क्या कहते हैं, जनसांख्यिकीय लाभांश। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो प्यारे बच्चों, भारत की जनसंख्या का आकार और संवृद्धि, संवृद्धि का मतलब आपको बताए थे ना, जनसंख्या संवृद्धि क्या होता है, बताए थे, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है, जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसी को संवृद्धि कहते हैं। देखो, भारत जनसंख्या के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा देश बन गया। आप सबको पता, भारत जो है अभी दुनिया का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश बन गया, चीन से भी आगे हो चुका है। भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ थी, यानी कि 1.21 अरब था। 2011 में जब जनगणना किया गया था तो उस वक्त में जो भारत की संख्या है वो 121 करोड़ था, यानी कि 1.21 अरब था। अभी जो है शायद 140 करोड़ है। कितना है, 140 करोड़। भारत की जनसंख्या संवृद्धि दर हमेशा बहुत ऊंची नहीं रही है। कहने का मतलब है ये जो आज आप देख रहे हैं जनसंख्या जो इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो ये हमेशा उतना नहीं बढ़ रहा था, आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से। लेकिन कभी ऐसा भी था कि माइनस में जा रहा था और घट रहा था जनसंख्या। जी हाँ, भारत की जनसंख्या कभी कभी ऐसा भी था जो घट रहा था, और इतना स्पीड नहीं था जितना स्पीड आज है। अगर बात करें वर्ष 1901 से लेकर के 51 के बीच, तो औसत वार्षिक संवृद्धि दर जो है सिर्फ कितना था, 1.33%। यानी कि एक से लेकर के 51 साल तक, यानी कि 50 साल तक जो जनसंख्या रहा था, जो वृद्धि रहा था, वो सिर्फ 1.3% ही रहा था। जो जनसंख्या बढ़ रहा था, मान लो 100% से बढ़ रहा है, 40% से बढ़ रहा है, 50% से बढ़ रहा है, लेकिन 1901 से लेकर के 1951 की अगर बात करें तो भारत की जो जनसंख्या औसतन बढ़ रहा था वो सिर्फ 1.3% ही बढ़ रहा था, इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा था 50 सालों में। एक ग्राफ को देखिए, यहाँ पर अभी ग्राफ देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए इस ग्राफ को, ये ग्राफ आपको क्लियर दिख रहा है, पहले तो ये बताओ। चलिए, बिल्कुल दिख रहा है, देखिए आपको दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। देखिए ये आपका जो है कुल जनसंख्या है,
ये आपका क्या है, कुल जनसंख्या जो कि लाखों में दिया हुआ है, ठीक है। ये जनसंख्या है, कुल जनसंख्या जो कि लाखों में दिया हुआ है, और ये डेट दिया हुआ है 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, ठीक है, 1951। अब इस पांचों साल को आप देखिए, पहले जो संख्या था लाखों में, ये 238 लाख टोटल जनसंख्या था। फिर 38 से टोटल 52 हुआ, 52 से फिर 51 हो गया, यह जनसंख्या और भी घट गया, -3% से घट गया। देखिए जनसंख्या और भी घट गया, भाई जनसंख्या तो चलो बढ़े नहीं, बराबर तो घट गया, क्यों घटा अभी देखेंगे, कुछ कारण हो गया था देखेंगे। तो 1901 में 238 लाख था, 1911 में 252 लाख था, फिर 21 में 251 हो गया, फिर 31 में 279 हो गया, फिर 41 में 319 हो गया, फिर 51 में 361 हो गया। लेकिन 51 के बाद अगर आप देखिएगा तो जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ा है, यानी कि ये 361 से डायरेक्ट 439, 439 से डायरेक्ट 548, 548 से डायरेक्ट 683 लाख, 683 लाख से डायरेक्ट 840 लाख, 846 लाख, और 846 से डायरेक्ट 1028 लाख। यानी कि इस तरफ देखेगा तो जनसंख्या जो है वो बहुत धीमी है, क्यों है वो देखेंगे। और इधर अगर परसेंटेज आप निकालिएगा तो देखिए 1.1% ही होगा, लेकिन इधर बढ़ते बढ़ते 2.20 इतना प्रतिशत तेजी से बढ़ने लगा। तो इधर देखिए कितना, और यहाँ पर 1911 से 21 के बीच में जो जनसंख्या है और भी घट गया, 1 लाख घट गया। अब क्यों घटा इसको देखिए, ये देख लिए ग्राफ आप लोग देख लेना, आगे अब इसके बारे में ही पढ़ते हैं। देखिए 1911 से 21 के बीच यह दर नकारात्मक यानी कि ऋणात्मक रही, कितना प्रतिशत से, 0.03% से। यानी कि जब हम लोगों ने 1911 से लेकर के 21 के बीच में देखा तो जनसंख्या जो 252 लाख था वो जनसंख्या घट करके 251 हो गया। क्यों हुआ, तो इसके पीछे भी कई कारण है। सबसे पहला कारण 1819 के दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी की भीषण तांडव था, यानी कि एक महामारी था, एक बीमारी था, जैसे आज के दिन कोरोना था, तो ठीक वैसे ही 1919 में 1918 में एक बीमारी आया था जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा महामारी। इसकी वजह से जो लोग हैं वो काफी लोग मर गए थे, क्योंकि उस वक्त में मेडिकल जो सिस्टम है, जो मेडिकल व्यवस्था है वो ज्यादा नहीं था, तो इसकी वजह से लोग जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में मर रहे थे। तो ये भी कारण है। दूसरा मतलब यही एक कारण है, इसी की वजह से जो लोग है जनसंख्या जो है वो घट गई। अब सोचिए कितना लोग मर रहा होगा कि जनसंख्या और भी घट गया, जिससे लगभग 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितना, 1.25 करोड़, ठीक है। यानी देश की कुल जनसंख्या का 5% लोग, टोटल जनसंख्या का 5% लोग एक बार में मर गया उस वक्त में, 5%। आजादी के बाद जनसंख्या संवृद्धि की दर में काफी बढ़ोतरी हुई, जो 1961 से 1981 के दौरान 2.2% रह गई, ठीक है। तो दो चीज आप लोग यहाँ पर याद रखने का वाला चीज है। सबसे पहला चीज जो है वो ये है कि 1911 से लेकर के 1951 के बीच में, ठीक है, 1911 से लेकर के 1901 से लेकर के 1951 के बीच में जो जनसंख्या संवृद्धि दर है, यानी कि जो जनसंख्या बढ़ रहा था वो कितने प्रतिशत से, 1.3% से, ठीक है। अब जब हम लोगों को आजादी मिल गया 1947 में, यानी कि 1951 के बाद फिर जब हम लोगों ने इसको देखा तो ये स्पीड जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इतना ज्यादा बढ़ गया कि 1.3% से ये हो गया 2.2%, यानी कि लगभग 0.9%, यानी कि लगभग 1% जनसंख्या का स्पीड जो है वो बढ़ गया, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आजादी के बाद जनसंख्या संवृद्धि की दर काफी बढ़ोतरी हुई, जो कि 1961 से लेकर के 1981 के दौरान कितना हो गया था, 2.2%, ये संवृद्धि दर था। चीजें आपको समझ में आ रही है बच्चों। चलिए आगे देखा जाए। अब इस ग्राफ को भी आप लोग अच्छे से देखिए, ये ग्राफ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो चीज है, ये है जन्म दर, ये जो येलो वाला है ये जो है ये आपका जन्म दर है, ठीक है, ये आपका क्या है, जन्म दर है, और ये जो आपका काटा है ये है मृत्यु दर का काटा, मृत्यु दर, ठीक है। अब यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है, तो ये जन्म दर है, जन्म दर देखिए थोड़ा थोड़ा करके यहाँ घट गया है, फिर इधर ऊपर बढ़ गया, फिर धीरे धीरे करके घटते जा रहा है। और जो ये है जो आपका मृत्यु दर है वो एक बैग इतना बढ़ गया था, यानी कि वो कहे थे ना कि एक बार इतना बढ़ गया था कि मरने वालों की संख्या ज्यादा हो गई थी। 1911 से 21 के बीच में इन्फ्लुएंजा महामारी के कारण जो मृत्यु दर है वो ज्यादा हो गया था। तो वही चीज यहाँ पर दिखा रहा है कि ये ग्राफ जो है बिल्कुल मिल गया, जितना बच्चा पैदा हुआ उससे ज्यादा जो है मर गया। ये कब हुआ था, 1911 से 20 के बीच में, 1911 से 20 के बीच में ये मरने वालों की संख्या बराबर हो गया था। लेकिन फिर बाद में जो मरने वालों की संख्या है वो धीरे धीरे घटते गई, और अभी जो है लगभग बराबर चल रहा है ना। यहाँ देखिए ये पैदा होने वाली संख्या है, ये मरने वाली संख्या है। अब पैदा मान लो इधर अगर ये प्रति 1000 संख्या, यानी कि अगर 1000 बच्चा पैदा हो रहा है, अगर देखोगे यहाँ पर 20 से गुना करोगे तो 20,000 बच्चा अगर पैदा हो रहा है, तो मरने वालों की जो संख्या वो कितना है बच्चों, मरने वालों की संख्या है 5000। ये ग्राफ हम लोग को वही चीज बताता है। ग्राफ को आप एक बार और ध्यान से देखिए, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक में दिया हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ पर मान लो 50 बच्चा पैदा हुआ, 50 बच्चा,
तो जो मरा वो कितना है, लगभग लगभग 42। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो मान लो 49 बच्चा पैदा हुआ तो 49 से ज्यादा बच्चा मर गया। 1911 की बात है, ठीक है, 1911 से 20 की बात है। लेकिन अगर थोड़ा और आगे जाइएगा, अगर यहाँ पर दिखेगा तो यहाँ पर दिखेगा तो बच्चा जो मरा है वो कितना मरा है, 30 और 20 के बीच में मान लो बच्चा जो है 29 मरा है। ठीक है, लेकिन जो पैदा हुआ उसी के सामने में अगर यहाँ देखेगा तो जो पैदा हुआ वो 40। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो बच्चे की पैदा होने की संख्या है वो ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, मरने वालों के कंपैरिजन में। वही चीज इस ग्राफ में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है, अब ग्राफ को देखने के बाद अब यहाँ देखते हैं 1931 से पहले मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही ऊंची रही। यानी कि 1931 से पहले अगर हम लोग यहाँ पर इस ग्राफ में देखेंगे, 1931 से पहले जो मृत्यु दर है और जो जन्म दर है वो लगभग ऊंचा ही था। जितना बच्चा पैदा होता था उतना बच्चा मरता भी था, यानी कि लगभग दोनों क्या था, सेम था। ठीक है, लेकिन जब नीचे आएंगे इसके बाद के वर्षों में, यानी कि यहाँ पर जब हम लोग नीचे आए इसके बाद के वर्षों में मृत्यु दरों में तेजी से गिरावट आ गई। लेकिन इसके बाद जब देखिए 1931 के बाद जो मृत्यु दर है उसमें बहुत ज्यादा गिरावट आया है ना, जो कि हम लोग इस ग्राफ में आपको दिखाया। ये ग्राफ में आपको दिखाया कि देखिए मरने की जो संख्या है वो बहुत नीचे गिर रहा है, लेकिन जो जन्म लेने की संख्या वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। लेकिन ये एक बैग नीचे आ गया 31 के बाद की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए एक बैग नीचे और ये धीरे धीरे नीचे, तो वही चीज कहा जा रहा है 31 से पहले मृत्यु दरों और जन्म दरों की जो दोनों की संख्या ऊंचा था, लेकिन इसके बाद जो मृत्यु दर में है वो बहुत तेजी आ गया, मतलब तेजी से गिरावट आया। यानी कि जो मृत्यु दर है वो बहुत कम हो गया, मरने वालों की जो संख्या वो कम हो गया, जबकि जन्म दर में थोड़ी सी गिरावट आई। लेकिन वहीं पे अगर जन्म दर देखेंगे तो वो उतना, यानी कि जो पैदा हो रहा था वो पैदा अभी भी हो रहा। पहले मान ले 100 बच्चा पैदा होता था, मान लेते हैं क्या है एग्जाम्पल कि मान लो पहले 100 बच्चा पैदा होता था तो मरता था 50। ठीक है, लेकिन अब जो बच्चा पैदा होता है वो है 80, लेकिन मरता कितना है, मात्र 20। पहले 100 पैदा होता है 50 मर जाता था, यानी कि 50 ही बचता था, लेकिन अब 80 पैदा होता है लेकिन 20 ही बच्चा मरता है। तो जो मृत्यु दर है उसमें बहुत कम आ गया, यानी कि अब बच्चा ज्यादा मरता नहीं है। ठीक है, 1921 के बाद मृत्यु दर में गिरावट आने का प्रमुख कारण यह था कि, यानी कि 1921 के बाद जो मृत्यु दर कम हो गया, यानी कि जो बच्चों की संख्या, अब जो लोगों की मृत्यु कम होने लगी, उसके पीछे कारण क्या था, अकाल और महामारियों पर नियंत्रण बढ़ गया। यानी कि अकाल और महामारी, कोई भी छोटा छोटा बीमारी से, हैजा बीमारी हो गया, मलेरिया हो गया, किसी भी तरह का डेंगू बीमारी हो गया, जिससे लोग छोटा छोटा बीमारी से मर जाते थे, अब नहीं मरते थे, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल सुविधा है वो सब लोगों को मिलने लगा था। मेडिकल जो सुविधा है वो सबको मिलने लगा था, जिसकी वजह से अकाल और महामारी पर कंट्रोल हो गया। अब लोगों की कम मृत्यु हुई। दूसरा, स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक हो गई, वही रहने वहने का सुविधा, पानी वगैरह साफ सुथरा मिलने लगा। सरकार द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। अब टीकाकरण क्या होता है, बच्चों को लगा दिया जाता है बचपन में ही। अब टीकाकरण क्या होता है, तो टीकाकरण का एक टीका होता है। टीका का मतलब हुआ कि बीमारी के होने से पहले ही कोई चीज का इलाज कर देना। बच्चों को तो कोई बीमारी नहीं होता, लेकिन टीका पहले ही लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है, ताकि वो बीमारी ना हो। तो बीमारी के होने से पहले ही अगर कोई बीमारी का इलाज कर दिया जाए तो उसी को टीका कहते हैं, और इस प्रोसेस को टीकाकरण कहते हैं। ठीक है, तो सरकार द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया और स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिससे महामारी पर नियंत्रण पाया जा सका, है ना। स्वच्छता, लोगों को कहा कि साफ सुथरा रहो, सारी चीजें रहें, तो जिससे क्या हो गया कि लोगों को जो मृत्यु है वो कम हो गई 31 के बाद, या फिर कहें तो 1921 के बाद। ठीक है, आगे देखिए, हालांकि मलेरिया, क्षय रोग और दस्तकारी बीमारी, हालांकि मलेरिया, क्षय रोग, दस्तकारी बीमारी आज भी लोगों के लिए जानलेवा है, यानी कि इन चीजों से लोग आज भी मरते हैं, लेकिन इससे मरने वालों की संख्या महामारी से मरने वालों की संख्या की तुलना में कम होती है। मतलब पहले मलेरिया, हैजा, दस्तकारी, टीबी बीमारी, ये सब बीमारी से लोग मर जाते थे, लेकिन आज के दिन क्या है कि लोग ज्यादा महामारी से मरते हैं, लेकिन इससे कम मरते हैं। मान लो पहले इससे अगर 100 लोग मर जाते थे, तो आज के दिन मात्र 10 लोग ही मरते हैं इस बीमारी से। लेकिन आज जो महामारी से मरने वालों की संख्या वो ज्यादा है, क्योंकि महामारी बहुत खतरनाक होता है, जैसे कोरोना को देख लीजिए। ठीक है, तो वही चीज कहा जा रहा है यहाँ पर। आगे देखिए, सूरत में 1994 में प्लेग की महामारी और 2006 में देश के अनेक भागों में डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी व्यापक रूप से फैलने की खबरें आई। यानी कि 1994 में जो सूरत है वहां पर प्लेग महामारी बहुत ज्यादा हो गया था। ठीक है, इसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा मरे। उनके बाद 2006 में देश के अनेक भाग है, देश के बहुत सारे भागों में डेंगू और साथ ही साथ चिकनगुनिया जो बीमारी होता है, बहुत बहुत डेंजर बीमारी होता है। दिल्ली में आप देखेंगे, दिल्ली में होता है अक्सर। तो इस बीमारी की वजह से भी जो लोग हैं वो काफी मरे और ये बीमारी बहुत तेजी से फैली। ठीक है जी, समझ में आ गया। तो पहले जो छोटा छोटा बीमारी से मर जाता था, उससे अब मरने वालों की संख्या कम हो गई। इसी की वजह से जो मरने वालों की संख्या है वो कम है और पैदा होने वाली की संख्या थोड़ा ज्यादा है। 100 बच्चा पैदा होता था, पहले 50 मर जाता था, लेकिन अब 100 बच्चा पैदा होता है, लेकिन मरता कितना है, 40, 20, 30। ठीक है जी, चलिए
देखिए बच्चों, वीडियो जो है ऑलरेडी थोड़ा लंबी बन रही है, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 3, क्योंकि ये चैप्टर समाप्त नहीं हुआ, सॉरी फॉर दैट। देखिए, समझाना चीजों को जरूरी है, नहीं समझाएंगे तो फिर आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो तीसरा वीडियो में जो है ना, हम लोग भारतीय जनसंख्या के आयु संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप बोर हो जाए, समझ गए। तो पार्ट 1 जो रहे, देखिए देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 में हम लोग भारतीय जनसंख्या की आयु संरचना करेंगे, और पार्ट 3 में हर हाल में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों। अगर सच में आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और सोशियोलॉजी की आपकी पूरी तैयारी होगी, थोड़ा देर ही सही लेकिन अच्छे से सही तरीके से होगी। एक एक लाइन आपको पढ़ाएंगे, इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। थोड़ा वो क्वेश्चन वगैरह तैयार हो रहा है, जब तक आप चैप्टर पढ़ लीजिए, ठीक है जी। बाय बाय ऑल ऑफ यू, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। लाइक करते हुए जाना, बाय बाय।